आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए शादिस्तान नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं जो कि 11 जून 2021 को रिलीज हुई है। इस फिल्म का नाम राजस्थान से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब द लैंड ऑफ किंग्स होता है। तो इस फिल्म के नाम का मतलब द लैंड ऑफ वेडिंग्स हो सकता है। कहानी की शुरुआत आरशी नाम की एक लड़की से होती है, जिसके माता पिता फोन पर कुछ एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। असल में उन्हें एक शादी अटेंड करने के लिए आज अजमेर में होना था, लेकिन किसी वजह से अर्शी अपने घर से भाग गई, इसीलिए उसके माता पिता की फ्लाइट छूट गई। ये शादी आरशी के बुआ के बेटे चोलू की है और उन लोगों का वहां पर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब चोलू को इस सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो वो अपने सीनियर इमाद को कॉल करता है। चोलू ने हाथ पैर जोड़कर इमाद और उसके बैंड को अपनी शादी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। क्योंकि इमाद का बैंड और उसके मामा जी दोनों ही दिल्ली से थे, इसीलिए चोलू उन्हें कहता है कि वो उसके मामा जी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दें। इमाद ये सुनने के बाद चोलू को बिल्कुल इनकार कर देता है, लेकिन चोलू के बार बार कहने पर इमाद हाँ कह देता है। अगली सुबह इमाद और उसके दोस्त चोलू के मामा जी को वहां से पिक करते हैं। चोलू के मामा जी के साथ उनकी बीवी और उनकी बेटी आरशी भी है। वो लोग जैसे ही उनकी वैनिटी में एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि साशा और जिग्मे वैनिटी में पीछे सो रहे हैं। और ये देखते ही चोलू के मामा जी और उनकी मामी जी का मुंह बन जाता है। आगे चलकर जब वो लोग खाना खाने के लिए रुकते हैं तो वो लोग चोलू को कॉल करके उसे बहुत बुरी डांट लगाते हैं। वो लोग चोलू से कहते हैं कि यहाँ तो परिवार वाला माहौल बिल्कुल भी नहीं है और वो लोग यहाँ बहुत ही फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन चोलू उन्हें किसी तरह से एडजस्ट करने के लिए कहता है और वो कहता है कि उसकी शादी में उनका होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमाद भी अपनी टीम के लोगों फ्रेडी, जिग्मे और साशा के साथ ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन आरशी जो कि अपने माता पिता से नाराज है, वो वैनिटी से बाहर नहीं आती और अंदर ही बैठी रहती है। इमाद और उसके दोस्त उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं, या यूं कहें कि उनकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेडी ड्राइव कर रहा है और जिग्मे उसके साथ बैठा है कि तभी थोड़ी देर बाद जिग्मे के हाथों से उसका फोन गिर जाता है। साशा, इमाद और फ्रेडी जिग्मे के पीछे भागते हैं और उसके फोन की हालत देखकर उस पर हंसने लगते हैं। वहीं आरशी के पिता मौका देखकर उसे डांटना शुरू कर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो इन अनजान लोगों के सामने आखिर साबित क्या करना चाहती है। वो लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब उसके भले के लिए ही कर रहे हैं। आरशी ये सब सुनकर गुस्से से एकदम फूट पड़ती है और वो वहां से भाग जाती है। भागते हुए वो रोड की उस तरफ चली जाती है और नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर साशा और उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उससे इस तरह से रोने की वजह पूछते हैं। इस पर आरशी उन्हें बताती है कि वो सिर्फ 17 साल की है और कल ही उसका 18th बर्थडे है और वो 18 साल की हो जाएगी। लेकिन इतनी छोटी सी ही उम्र में उसके माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते हैं। जिस दिन चोलू की शादी है उसी दिन उसकी सगाई की जा रही है। साशा उसे कहती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो वो घर से भाग जाती। तो इस पर आरशी उसे बताती है कि वो भी घर से भागकर अपने एक दोस्त के यहाँ चली गई थी, लेकिन तभी उसकी माँ की कॉल आई और वो जोर जोर से रोने लग गई। उसकी माँ की ऐसी हालत उससे देखी नहीं गई और इसीलिए वो वापस आ गई और ये शादी करने के लिए तैयार भी हो गई। आगे का सफर एकदम चुपचाप गुजरता है, कोई भी कुछ भी नहीं कहता। लेकिन फिर वो लोग उदयपुर पहुंच जाते हैं। उदयपुर में उन लोगों को टाइगर नाम के अपने एक दोस्त से मिलना था, तो वहीं आरशी के पिता को भी अपना एक काम निपटाना था। आरशी के पिता रास्ते में ही उतर जाते हैं और वो फ्रेडी से कहते हैं कि जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो उन्हें कॉल करेंगे। इतना कहने के बाद आरशी के पिता वहां से चले जाते हैं और वो लोग भी टाइगर के होटल चले जाते हैं। असल में टाइगर फ्रेडी और उसकी टीम को गोवा में मिला था और उसी दौरान उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि जब भी वो लोग उदयपुर आएंगे वो लोग उससे मिलकर जरूर जाएंगे। टाइगर की भूमिका के मेनन ने निभाई है और ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि भले ही छोटा से छोटा किरदार क्यों ना हो, वो अपने किरदार में जान डालना बखूबी जानते हैं। टाइगर एक खुश मिजाज और बहुत ही खुले दिल का इंसान है। वो उन सब की खातिरदारी बहुत ही अच्छे से करता है और उन्हें चाय ऑफर करता है। पहले तो आरशी और उसकी माँ चाय पीने से इनकार करते हैं, लेकिन टाइगर के बार बार कहने पर वो दोनों भी चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद ऐसा कुछ होता है जो हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। टाइगर उस चाय में अफीम मिलाकर उन सबको पिला देता है और उसके बाद वो लोग जितनी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं वो उन्हें भी पता नहीं चलता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चोलू अपनी मामी को बार बार फोन लगा रहा है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से सो रही हैं कि उन्हें फोन की रिंग सुनाई तक नहीं दे रही। तभी जिस ढाबे पर वो लोग सो रहे हैं उस ढाबे का मालिक आता है और वो फोन उठा लेता है। चोलू उनसे बात करता है और उन्हें कहता है कि वो उनकी मामी जी को उठा दें। ढाबे का मालिक उन्हें उठाता है और वो बहुत ही डरते हुए फोन पकड़ती हैं। चोलू अपनी मामी को बताता है कि उसके मामा जी बहुत देर से फोन कर रहे हैं और वो पुलिस के पास तक जाने वाले थे। मामी जी इतना ज्यादा डर जाती हैं कि वो भागते हुए आरशी के पास जाती हैं। वो आरशी से कहती हैं कि वो जल्दी से अपने पिता को उनकी लाइव लोकेशन भेज दें।
जब इमाद और फ्रेडी फोन चेक करते हैं तो उन्हें फोन में एक वीडियो मिलता है। ये वीडियो टाइगर का था, जहां वो उन्हें बताता है कि उसने उनकी चाय में अफीम मिला दी थी। और अब सबकी समझ में आता है कि वो अचानक से इस ढाबे पर कैसे पहुंच गए। ढाबे का मालिक उन्हें बताता है कि वो लोग तो दिन में ही यहाँ पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने ना किसी से बात की और ना ही कुछ खाया। वो जैसे ही यहाँ पहुंचे मंजी पर आकर लेट गए और सबके सब सो गए। सबको जोरों की भूख लग रही है और ढाबे वाला खाना बनाने से इनकार कर देता है। तभी साशा वॉलेंट्रीली आके कहती है कि वो सबके लिए खाना बना देगी। आशी की माँ भी उसकी मदद करती है और साशा और आशी की माँ दोनों ही साथ में मिलकर खाना बनाते हैं। खाना बनाते बनाते वो लोग बहुत गहरी बातें करते हैं। दोनों ही एक दूसरे की लाइफ को जज करते हैं, क्योंकि दोनों को ही लगता है कि कहीं ना कहीं उन दोनों की लाइफ इनकम्प्लीट है। साशा को जहां ये लगता है कि आशी की माँ एक बंधा हुआ जीवन जी रही है, वहीं दूसरी तरफ आशी की माँ को ये लगता है कि साशा जिस तरह की जिंदगी जी रही है उस तरह की लाइफ का कोई मतलब नहीं है। आशी को अकेला बैठा हुआ देखकर इमाद उसके पास जाता है और उससे बात करने लगता है। बातों ही बातों में आशी उसे बताती है कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हुई, और अब क्योंकि वो अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती इसीलिए वो ये शादी कर लेगी। इसी बीच 12 बज जाते हैं और इमाद उसे बर्थडे विश करने के लिए हक करने ही लगता है कि तभी उसके पिता वहां आकर उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। पूरे सफर के दौरान वो लोग एक दूसरे से नाराज बैठे रहते हैं और आखिर में अजमेर पहुंच जाते हैं। शादी में जहां आशी और उसके परिवार का जोरों से स्वागत किया जाता है, वहीं साशा और उसकी टीम को बहुत ही जजमेंटल नजरों से देखा जाता है। आशी के पिता आते ही चोलू के पापा के हाथ में कुछ पैसे रखते हैं और उन्हें कहते हैं कि उनकी अमानत वो ज्यादा वक्त तक अपने पास नहीं रख सकते। अब इसके बाद जो सीन आता है वो कुछ स्टेट के लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा। इसके बाद चोलू के माता पिता आशी के पिता को अपने पास बुलाते हैं। आशी के पिता की बहन उन्हें बुरी तरह से डांट लगाती है, क्योंकि उन्होंने शादी में सिर्फ 5 लाख रुपए दिए थे। आशी के पिता अपनी बहन से बार बार यही कहते हैं कि उनकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और इसीलिए वो सिर्फ 5 लाख तक ही अरेंज कर पाए। इस पर उनके जीजा जी भी बीच में कूद जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि कम से कम 10 से 15 लाख तो वो लोग अच्छे से अरेंज कर ही सकते थे। आशी के पिता की बहन अब उन्हें बार बार इस बात पर सुनाने लगती है कि उसी की वजह से उनकी बेटी आशी का रिश्ता हुआ है, क्योंकि जिस तरह के उसके लक्षण है उसका रिश्ता इस बिरादरी में होना तो वैसे मुश्किल ही था। अब मैं ये सीन आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताती हूँ। कुछ एक स्टेट्स में मायके वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी के बाद भी खत्म नहीं होती, यानी कि अपनी बहन की शादी के वक्त आपने उनको दहेज दिया है तो जब उनके बच्चों की शादी होगी तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उनको भी दहेज दो, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा घटिया लॉजिक लगता है। आई नो कि इट्स जस्ट अ मूवी, लेकिन चोलू की माँ के ऊपर मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर तुम्हें इतने ही ज्यादा पैसे चाहिए तो खुद कमा लो या फिर अपने पति को बोलो कि अच्छे से काम कर ले। इसके बाद आशी के अंदर थोड़ी सी माता आ जाती है। भले ही वो अभी अपने होने वाले मंगेतर के साथ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो साशा और उसके दोस्तों के पास आती है। वो लोगों से कहती है कि आज उसका 18th बर्थडे है, इसीलिए वो शराब पीकर टल्ली होना चाहती है। साशा और उसके दोस्तों को ये बात सुनकर बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो उसके पिता बहुत बुरा तमाशा करेंगे। साशा आशी और उसके होने वाले पति को अपने साथ बैठने के लिए कहती है और उसके बाद वो उसकी माँ के पास जाती है ताकि उसकी पार्टी के लिए वो उनसे इजाजत ले सके, क्योंकि आशी की माँ को अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी बेटी की जिंदगी खत्म ही होने वाली है, इसीलिए वो उस पार्टी के लिए हामी भर देती है। जैसे ही आशी की माँ कमरे में जाती हैं, वो देखती हैं कि उनके पति वहां मुंह लटकाकर बैठे हैं। वो बिना सांस लिए कमरा साफ करने लगती हैं और उनके कपड़े उठाने लगती हैं। इस पर वो आशी की माँ से कहते हैं कि उन्हें थोड़ी देर के लिए बैठ जाना चाहिए और वो अपना काम खुद भी कर सकते हैं। आशी की माँ कहती हैं कि ये तो प्रथा है, यही काम आपकी दादी जी ने आपके दादाजी के लिए किया था और आपकी माँ ने आपके पिता के लिए, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यही काम वो भी उनके लिए करेगी और आगे चलकर आशी अपने पति के लिए। अब ये बात सुनकर उनके पति इमोशनल हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आगे चलकर अगर वो अपने सारे काम खुद से करें तो क्या उन्हें, उनके माता पिता या फिर इस समाज को कोई प्रॉब्लम होगी। आशी की माँ की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहती हैं कि अगर मैं आपसे अपने दिल की बात कहूँ तो वो ये होगी कि भाड़ में गया समाज। इसके बाद हमें सीधा अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इमाद और उसके सारे दोस्त वापस दिल्ली जा रहे हैं। अभी उनकी गाड़ी थोड़ा ही आगे पहुंची होती है कि तभी उन्हें सड़क पर आशी और उसका पूरा परिवार सारे सामान के साथ दिखाई देता है। उन्हें वहां देखते ही वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग समाज के सारे बंधनों को तोड़कर वापस आ गए हैं। इसके बाद आशी के पिता एक खड़ूस इंसान की तरह नहीं बल्कि एक बहुत ही हैपनिंग इंसान की तरह मुस्कुराते हुए गाड़ी में आते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। ये फरवरी 2017 की बात है, जब एक शादी अटेंड करने के लिए मैं राजस्थान गई थी और उसी शादी के दौरान मैं ऐसी ही एक आशी से मिली थी जिसका असल नाम प्रियंका था।
उसकी भी कहीं ना कहीं यही कहानी थी। वो 1-2 महीनों में 18 साल की होने वाली थी और उसकी फैमिली उसकी शादी करने वाली थी। लेकिन उसे तो ये पता ही नहीं था कि उसे लाइफ में क्या करना है, क्योंकि वो घर से बाहर कभी निकली ही नहीं। उससे ज़्यादा मैं कहीं ना कहीं शौक में थी, क्योंकि मैंने ऐसी दुनिया कभी देखी ही नहीं थी। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि शादिस्तान सिर्फ एक कहानी है और इसमें सच्चाई कुछ नहीं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज भी ऐसी जगह हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो समाज के डर से अपने बच्चों को ऐसे कुओं में धकेल देते हैं। तो अगर आपके पास एजुकेशन है, उड़ने के लिए पंख हैं, तो आप बहुत लकी हो। आई नो कि ये चीज़ें ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती, बट अगर आप एक फीमेल हो तो फॉर गॉड सेक अपने घर वालों को ये दहेज दहेज के चक्कर में बिल्कुल मत फंसाओ। ज्ञान की नदियाँ बह गई हैं आज। सो थैंक यू सो वेरी मच। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स एंड स्टे ट्यून्ड।